नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। वक्फ कानून पर क्या आज रोक लग जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जो 70 मिनट की सुनवाई बुधवार को हुई है और जो रुख दिखा है जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन के साथ सीजेआई संजीव खन्ना का, उसने आज के लिए कई संकेत छोड़े। लेकिन इन संकेतों के साथ एक बड़ा सवाल और आशंका हमारे मन में फिर भी है। क्या जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना के पहले वाले चीफ जस्टिस सीजेआई, उनकी तर्ज पर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि टिप्पणियां घनघोर होंगी और फैसला फिर माशाअल्लाह? क्योंकि टिप्पणियों का यानी ऑब्जर्वेशन का डिसीजन से पिछले काफी वक्त से मेल नहीं दिखा है। जो बुधवार को 70 मिनट की सुनवाई हुई, वो सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण थी और उस पूरी सुनवाई पर अगर बिंदुवार आप नजर डालेंगे तो मोदी शाह का ये वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में नाके रगड़ता हुआ दिखा है। नाक रगड़ता हुआ दिखा ये कानून। और इस कानून के पैरोकार मोदी के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता, वो फटकार खाते हुए नजर आए हैं। जम के फटकारे गए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से तो बाज नहीं आते। वो हैबिट में आ चुका है, शामिल हो चुका है। मैं ये सुनवाई शुरू होने के साथ ही सुनवाई बृहस्पतिवार को भी सेकंड हाफ की सुनवाई, और इस सेकंड हाफ की सुनवाई पहले दिन के 70 मिनट की सुनवाई के बाद कितने देर की सुनवाई होगा, और क्या गुरुवार को ही, बृहस्पतिवार को ही इस वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक लग जाएगा, या इसके कुछ हिस्से, वो हिस्से 3-4 वक्फ बाय यूजर, डीएम को जो जुडिशियल पावर दे दिया गया वो, और तीसरा वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की एंट्री, क्या इन 3 हिस्सों पर, जिस पर सबसे ज्यादा आपत्तियां, और यही अगर मूलतः देखें तो यही आपत्ति है और मूलतः यही और मोदी शाह की कामयाबी है। इसके बगैर वो वक्फ बिल कूड़ा बन जाएगा, वक्फ कानून कूड़ा बन जाएगा, वो डस्टबिन में चला जाएगा, फिर कुछ रहेगा नहीं। फिर मोदी शाह की डुगडुगी बजाने वाला भी अंधभक्त भी नहीं मिलेगा। तो क्या इन 3 प्रावधानों पर, इन 3 हिस्सों पर रोक लगा दी जाएगी? अगर इन 3 हिस्सों पर रोक लगाई जाती तो इसे भी ये माना जाए कि पूरे के पूरे वक्फ कानून का दम निकाल दिया है सुप्रीम कोर्ट। अब इसको समझने के लिए कल के 70 मिनट की प्रोसीडिंग, जो सुनवाई हुई पूरी सुप्रीम कोर्ट में, इस सुप्रीम कोर्ट की 70 मिनट की सुनवाई पर नजर डालना हो। फिर आज की सुनवाई और फिर फैसला, डेट आगे बढ़ेगी या आज ही फैसला हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन के साथ डिसीजन मैच करेगा, या फिर टिप्पणियों का झुंझुना थमा करके, मीडिया में चेहरा चमका करके, और फैसला सरकार के मनमाफिक आ जाए। इन्हीं सवालों के साथ मैं 70 मिनट की प्रोसीडिंग आपको वर्ड टू वर्ड इन आउट बताता हूं जो कोर्ट में हुआ। दरअसल सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना साहब ने, इन आउट में टिप्पणी बता रहा हूं, कहा कि हम आम तौर पर इस चरण में, यानी प्रारंभिक चरण में, जब संसद से कोई कानून बनता है तो हम इस चरण में किसी भी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों। यह एक अपवाद प्रतीत होता है, यानी असाधारण परिस्थितियां हैं और ये कानून एक अपवाद प्रतीत होता है। हमारी चिंता ये है कि अगर वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित यानी डी नोटिफाई किया जाता है तो इसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। ये 3 जजों की बेंच में जस्टिस खन्ना ने, सीजेआई ने कहा, साथ में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी मौजूद थे। अब इसके बाद वक्फ बाय यूजर पर जम करके बहस हुई। वक्फ बाय यूजर है क्या? दरअसल वक्फ बाय यूजर वो सिस्टम है जिसमें कोई भी धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्त के रूप में, यानी धार्मिक कार्य में, कोई भी वक्फ यानी दान की हुई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन लिखित रूप में दानकर्ता ने, यानी वक्फ करने वाले ने लिखित रूप में वो नहीं दिया है, मौखिक रूप से उसने कर दी, लिखित घोषणा नहीं की है और इस्तेमाल की जा रही है, तो उसे वक्फ ही माना जाता है। 8 लाख जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से 4
लाख के करीब। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कोट किया, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जोरदार तर्क के साथ कल बहस की। तो 8 लाख में से 4 लाख वक्फ संपत्तियां ये ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं। अब इसके बाद इससे और कई सवाल खड़े हुए। जस्टिस खन्ना ने कहा, जहां तक वक्फ बाय यूजर का सवाल है, इसे रजिस्टर्ड करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसमें अस्पष्टता है। आप तर्क दे सकते हैं कि वक्फ बाय यूजर का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। आपकी बात सही हो सकती है कि इसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन साथ ही कुछ रियल वक्फ बाय यूजर भी हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कोई वास्तविक वक्फ बाय यूजर नहीं है। सरकार का कहना है कि वक्फ बाय यूजर यानी जो कई सालों से बिना लिखित में जो है वक्फ की प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो सब के सब फर्जी है, जबरन कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, इसमें रियल भी है, हो सकता है आप सही हो, एक आध ऐसे मामले हो। इस पर जो मोदी जी के सबसे बड़े वकील हैं एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि यदि कोई वक्फ बाय यूजर रजिस्टर्ड है तो वह ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि 1923 में पहले वक्फ अधिनियम के बाद से ही वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस वजह से इसका रिकॉर्ड मिल सकता है। मतलब वही अपना जो है कि बात सब सही है, लेकिन खूंटा यही गड़ेगा। इस पर संजीव खन्ना ने कहा कि अदालतों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर अधिसूचित यानी डीनोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या विलेख द्वारा डीड। जब तक अदालत वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, यानी जब तक इस याचिका पर वक्फ कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही है, तब तक सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके डीनोटिफाई नहीं करेगी कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी को। मेहता से पूछा इस बेंच ने कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को कैसे खारिज किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ पंजीकृत कराने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे। तो जो है आप ऐसे वक्फ बाय यूजर को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे, इससे पहले से लागू किसी भी चीज को खत्म करने जैसा हो जाएगा। कुछ दुरुपयोग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक भी हैं। मैंने प्रिवी काउंसिल, ये खन्ना साहब ने कहा, मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी देखा है। वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। यदि आप इसे खत्म करते हैं तो ये एक समस्या होगी। विधायिका यानी कानून बनाने वाले लोग, संसद में विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती है, आप केवल आधार ले सकते हैं। इसके बाद मामला थोड़ा सा हॉट हो गया अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाया जा सकता है, जैसे कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने के दौरान संपत्ति सरकारी है या नहीं, वक्फ इसे माना जाए या नहीं, ये फैसला कलेक्टर करेगा। यानी जुडिशरी वही जज हो जाएगा, कलेक्टर ही जज हो जाएगा, अफसर ही। मतलब कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां दे दी जाएंगी। सीजेआई ने इस पे कहा कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। तीसरा पॉइंट, पदेन सदस्य कि मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में राज्य का वक्फ बोर्ड है, वहां पर सॉलिसिटर जनरल को उसमें डालना है या किसी को भी डालना है, जज को डालना है, उनको छोड़ के, वो पदेन सदस्य हैं, उनको छोड़ के सभी मुस्लिम होने चाहिए। वक्फ बोर्ड में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल जो किया जा रहा है, इस पर अदालत की आपत्ति है। इसके अलावा जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का जो निपटारा करने का अधिकार दिया गया है, इस पर भी बेंच को, पीठ को आपत्ति है। सीजेआई ने कहा कि आमतौर पर जब कोई कानून पारित होता है तो अदालतें पहले चरण में हस्तक्षेप नहीं करती, फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट फेज है, लेकिन इस मामले में अपवाद की आवश्यकता हो सकती है। यदि एक संपत्ति जिसे वक्फ बाय यूजर घोषित किया गया है, इसे डीनोटिफाई किया जाता है, गैर पंजीकृत किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के जब बात बढ़ी, जो मैंने कहा कि मामला गर्म हो गया, वो गर्म कब हुआ, जब पीठ ने कहा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ प्रशासन में अनुमति देने के पीछे जो तर्क है, उस तर्क के आधार पर हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती पर भी ऐसा प्रावधान क्या लागू हो जाएगा। मेहता जो
पीठ थी, उसने मेहता से कहा, तुषार मेहता से, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुसलमान अब हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड यानी हिंदुओं का जो भी मंदिर का धार्मिक ट्रस्ट न्यास का प्रबंधन है, उस प्रबंधन का हिस्सा क्या आप मुसलमान भी हो सकते हैं? कृपया खुल करके इसको बताइए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि पदेन सदस्यों के अलावा, अब देखिए जो बार बार झूठ को ढका जाता है, कैसे शब्दों के साथ बाजीगरी, ये संसद में भी हुआ था कि 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से ज्यादा नहीं हो। क्या कहा? पदेन सदस्यों के अलावा 2 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ परिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात हलफनामे में लिख कर देने की कोशिश की, एफिडेविट देने की कोशिश की। लेकिन होता क्या उससे खेल है कि पदेन सदस्य के अलावा 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब पदेन यदि 8 मुस्लिम है, 22 सदस्य हैं, इस 22 में फिर तो सिर्फ 8 मुस्लिम होंगे, यही पीठ ने कहा। यदि 8 मुस्लिम हैं, तो 2 न्यायाधीश हो सकते हैं जो मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। जो 2 न्यायाधीश हैं जरूरी नहीं है मुस्लिम हो, वो मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। इससे तो वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाता है। ये संस्था के धार्मिक चरित्र के साथ कैसे न्याय संगत है? 22 में 8 मुस्लिम फिक्स होंगे। उसके बाद 2 जज हैं, कई पदेन हैं, तो सब लेकर के अगर ये जज भी 2 गैर मुस्लिम हो गए, तो पूरा का पूरा जो परिषद होगा, वक्फ परिषद होगा, वक्फ बोर्ड होगा, ये तो गैर मुस्लिम बहुमत में होंगे। मुस्लिमों का के वक्फ का प्रबंधन करना है और गैर मुस्लिम उसमें होंगे बहुमत में। इस पे तुषार मेहता ने क्या कहा कि बेंच में मौजूद सभी जज तो हिंदू हैं, सभी जज हिंदू हैं, फिर तो इस केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम वाला सवाल पैदा हुआ, तो ये कहे कि वक्फ पे सुनवाई करने वाले हिंदू हैं सारे जज, 3 के 3, जस्टिस खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस विश्वनाथन, तो फिर हिंदुओं को सुनवाई नहीं करना चाहिए। इस पर फिर बेंच भड़क गई, ढंग से फटकार लगाई, कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं, हम व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। हम न्यायिक व्यवस्था में हैं, हम प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं, न्यायिक व्यवस्था में हैं। हमारे लिए कानून के सामने सभी पक्ष समान हैं। ये तुलना पूरी तरह से गलत है, और गलत इसलिए भी है कि हम न्यायिक व्यवस्था में हैं। न्यायिक व्यवस्था में हिंदू मुसलमान का नहीं है, वो धार्मिक व्यवस्था की बात है, धार्मिक प्रबंधन की बात है। और जब धार्मिक प्रबंधन की बात है, और जब आप मुस्लिमों के धार्मिक प्रबंधन में गैर मुस्लिमों को बहुमत दे रहे हैं, तो फिर आप साफ-साफ अब बता दीजिए कि फिर हिंदू मंदिरों के सलाहकार बोर्डों में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाए? क्यों नहीं किया जाए? इसके बाद मामला ठंडा पड़ा, फिर तुषार मेहता भी ठंडे पड़े, और बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए इसको टाल दिया गया कि सुनवाई की जाएगी, और उसी के बाद अगर कोई अंतरिम आदेश, रोक जो भी है, वो बृहस्पतिवार को तय किया जाएगा। यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 3 पॉइंट फिर मैं रिपीट कर दूं, 3 पॉइंट पर जो भी 70 मिनट की सुनवाई हुई बुधवार को, 3 पॉइंट पर बहुत सीधा-सीधा चैलेंज किया पीठ ने और आपत्ति जताई। कहा एक तो वक्फ बाय यूजर, अगर इसको आप रखेंगे तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है 2-4 लोग गलत हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सही नहीं। और वैसे भी जो कानून है, कानून में क्या कहा जाता है? कानून में क्या कहा जाता है? भारत में जो कानून की परिभाषा है, सीधा जो पहला पहला थंब रूल है, ये है कि मतलब एक भी निर्दोष कभी जो है वो गुनहगार न उसको बनाया जाए। निर्दोष को कभी सजा न होने पाए। दोषी बच निकलता है, वह फिर भी बर्दाश्त है, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो 2, 4, 5 या कुछ केसेज हो सकता है दुरुपयोग के हों, लेकिन उनके वजह से क्या जेनुइन को आप खड़ा कर दोगे? हालाँकि मकसद तो वही है। और ऐसे प्रबंधन की बात होगी, पंजीकरण की बात होगी, तो हिंदुओं की संपत्तियाँ, बहुत सारे धार्मिक संपत्तियाँ, उसकी तो खैर चर्चा अभी ना करें तो ही ठीक है, नहीं विषयांतर हो जाएगा। तो आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
इस पर नजर हमारी भी है। जैसे ही इस सुनवाई में कुछ कंक्रीट निकल करके सामने आता है, हम आपके सामने लेकर के आएंगे। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए ताजा अपडेट्स के लिए। नमस्कार।